सार्वजनिक संपत्ति पे कब्जा नहीं करूंगा, किसी व्यापारी को थ्रेट नहीं करूंगा, किसी गरीब की संपत्ति को नहीं जब्त करूंगा, जबरन कब्जा नहीं करूंगा, बकस दो बस सब्जी बेच के पेट भर दूंगा। अगर वो सुधरता है सख्त कानून से और कानून के राज से, तो मुझे लगता है कानून की धमक दिखनी भी चाहिए। आप पर यह भी आरोप लग रहा है कि आपने कानून का ध्यान नहीं रखा, आपने कोर्ट का ध्यान नहीं रखा। अभी कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसमें कहा गया कि आपने जो ये संपत्ति जब्त की है सीए प्रदर्शन के दौरान, वो आपको वापस करनी होगी। विरोधी ये कह रहे हैं कि देखिए आपने अपनी मनमर्जी चलाई। देखिए, सवाल ये है कि 12 बजे सोकर उठने वालों को क्या पता कि कानून क्या है। बड़े बाप के पुत्र हैं, आराम से सोकर उठने वाले लोग हैं, आराम तलब हैं। मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा कोई समय मिलता होगा तो कुछ देश दुनिया के बारे में जानकारी ले लेंगे, अन्यथा उनको कोई देश दुनिया की जानकारी नहीं है। आपको कैसे पता? मैं इसलिए कह रहा हूं ना, यूपी के बारे में हर एक व्यक्ति के बारे में जानना कौन क्या कर रहा है, उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। वो ये कहते हैं आप टैपिंग वैपिंग करवा रहे हैं, उनके फोन सुन रहे हैं। लेकिन एक चीज मुझे एक बात बताइए कि हम लोगों ने जो दंगा यूपी में करने का प्रयास हुआ था, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है, जो अभी अपने राय दी है, उस पर तो ऑलरेडी एक्ट हम पहले से बना चुके हैं। हमने ट्रिब्यूनल गठित किया हुआ है पहले से, 3 ट्रिब्यूनल हैं, लखनऊ में है, प्रयागराज में है और मेरठ में है। तीनों ट्रिब्यूनल अपना क्रियाशील भी हो चुके हैं। हम इस प्रक्रिया को, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकाल दिया गया था शुरू में जब लोग हिंसा पर उतारू हो रहे थे, उस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को जुडिशियल के उसके दायरे में लेना था, ट्रिब्यूनल को देना था। उस प्रक्रिया को ही हमने वहां उसको ट्रांसफर कर रहे थे। इस दौरान लोग कोर्ट में गए, कोर्ट ने भी वही कहा जो पहले से सरकार ऑलरेडी कर रही थी, कुछ भी नया नहीं है। वो आरोप लगाते हैं कि आप फोन टैपिंग करते हैं, उनके फोन की इसकी आवश्यकता ही नहीं है। उनके एक सारे कारनामे तो सार्वजनिक हैं, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती। वो आपको बाबा मुख्यमंत्री बुलाते हैं। तो बाबा तो मैं हूं ही, इसमें कोई संदेह। वो आपको चिलमजीवी भी बुलाते हैं। मैं क्या कह रहा हूं ना, चिलमजीवी हर संत हवन करता है और यह उनके संस्कार बताता है कि संतों के प्रति उनकी राय क्या है। कल मैं उनकी सहधर्मणी को भी मैं सुन रहा था, जिन लोगों ने जीवन भर तमंचा रखा है। आज देखो कितना परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि इस चुनाव ने उनको अब बजरंगबली की गदा लेने के लिए मजबूर कर दिया है। और आप देखना, इस चुनाव के बाद अगले 3 साल के अंदर, अगला लोकसभा चुनाव के पहले सभी लोग अयोध्या में कार सेवा करते हुए दिखाई देंगे। ये हमारी वैचारिक विजय का प्रतीक है। चूंकि डिंपल यादव का जिक्र किया है, अयोध्या का जिक्र किया, पहले डिंपल यादव, उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार की बात करते, इंजन पर जब जंग लग जाता है तो वो कैसा होता है, बिल्कुल वैसा होता है जैसा आपने इस वक्त रंग धारण किया हुआ। वही मैं कह रहा हूं, भारत की सनातन धर्म की परंपरा को, ये भगवा जो है ना, ये जो भगवा है, ये भारत के सनातन धर्म का कलर है, भारत की ऊर्जा का प्रतीक है, भारत की आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। अगर उन लोगों को इस सब चीज की जानकारी होती तो संभवतः भारत की संत परंपरा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हैं। उसी मौलवियों के दरबार में घुटना नाक रगड़ने वाले लोग इन सब की कीमत नहीं समझ पाएंगे, और इसलिए संस्कार का असर पड़ता है, संगत का असर पड़ता है। संस्कार और संगत का आप जिक्र कर रहे हैं। उसी रैली में जया बच्चन भी थी और मैं हूबहू जो उन्होंने कहा है वो पढ़ के सुना रही हूं। ये भूल जाते हैं कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं, यानी आप, उन्होंने तो परिवार को त्याग दिया। वो परिवार के बारे में जानते क्या हैं? वो क्या जानते हैं कि बहू और बेटी क्या होती है? ये झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलते हैं। तो ठीक, वो देखिए, आपका परिवार उनके लिए बहू बेटी नहीं है। उनके लिए अपना केवल एक परिवार है और इसलिए फेल हुए। मेरे लिए 25 करोड़ की आबादी ही परिवार है, इसलिए परिवारवादी लोग और वंशवादी लोगों से कोई उम्मीद करना नहीं चाहिए। प्रदेश की जनता इसलिए उनको नाउम्मीद मानती है। वो तो कह रहे हैं कि 2 फेज में सेंचुरी पार कर दी है, आने वाले जो ये फेजेस हैं वहां पर एकदम पक्के तौर पर सरकार बन गई। हमने भी इस बात को सुना है कि जब 2 फेज के इलेक्शन हो चुके थे तो उनके एक सलाहकार ने उनको बताया कि इसमें तो बबुआ केवल 10 ही सीट आ रही है। उन्होंने कहा 1 जोड़ो और बढ़ा दो,
तो उसने कहा 0 आगे बढ़ाऊं या पीछे बढ़ाऊं, तो उनको यही नहीं मालूम था समाजवादी पार्टी की दुर्गति 2019 की तर्ज पर फिर होने जा रही है। इनकी जमानतें जब्त होंगी और मैंने तो ये भी सुना है इनमें से बहुत सारे लोगों ने अभी से अपना टिकट बुक कराना शुरू कर दिए बाहर। तो आप कह रहे पहले 136 में से आप उनको कितना दे रहे हैं? 113 में से 10 सीट वो पा रहे हैं। 10 सीटें आप दे रहे हैं। ये जो आने वाला फेजेस है, यहाँ पर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग जो है योगी जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा सवाल देखिए, यूपी में कोई पिछड़ा नहीं है ना अति पिछड़ा है। यूपी में सबका साथ सबके विकास का लाभ सबको मिला है। यूपी है आज के दिन पे। ये जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद की राजनीति 2014 में तिलांजलि दे दी यूपी की जनता ने। अब ये 80 बनाम 20 का है। नहीं, पर वो तिलांजलि तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी को दे दी। तो क्यों राजभर ने पार्टी को, आपकी पार्टी को दे दी। क्यों अपनी सीट? हमारी पार्टी में राजभर नहीं था। नहीं, पार्टी में नहीं थे, पार्टी के साथ तो थे ना। पार्टी में नहीं था, 19 में भी नहीं था। 19 में भी नहीं था। और ये लोग इतने ही बड़े जनाधार के नेता हैं तो अपनी परंपरा का सीट छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? आपका साथ छोड़ के क्यों भाग गए? नहीं, मेरे साथ देखिए, वो कह रहे हैं आपने तिरस्कार किया जातियों का। देखिए, मैंने कहा ना, हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं तो जाति की बात करते हैं। मैं हर जाति को सम्मानजनक स्थान देने की बात करता हूं तो परिवार की बात करते हैं कि उनका सभी को चुनी परिवार के लोग होना चाहिए। हमने कहा परिवारवाद नहीं चलेगा। एक ही परिवार के सब लोगों को टिकट देंगे, बाकी लोग कहां जाएंगे? वो ये भी कह रहे हैं पुरानी जो पेंशन स्कीम है वो वापस ले आएंगे। आपने देखा राजस्थान में भी अशोक गहलोत ने एक शानदार स्कीम लेकर आए हैं। आपसे भी ये सवाल पूछा जाएगा कि कर्मचारी आपकी तरफ देख रहे हैं कि ये अलग अलग वादे उनसे किए जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, आदित्यनाथ कब करेंगे? अखिलेश जी से भी और अशोक गहलोत से भी। अशोक गहलोत जी तो 5 साल पहले, वसुंधरा जी के पहले तो अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे ना। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं कि जो गलती यहां पर सपा ने की, वही गलती वहां पे कांग्रेस ने भी की है। उत्तर प्रदेश में न्यू पेंशन स्कीम ये मुलायम सिंह जी ने लागू की थी 2004 में। क्या अखिलेश जी ने मुलायम सिंह जी से कभी यह प्रश्न किया? एक। दूसरा, न्यू पेंशन स्कीम का नोटिफिकेशन भी 2004 से लेकर के 2017 तक जारी नहीं हो पाया था। ये नोटिफिकेशन 12 में अखिलेश यादव ने जारी किया। तीसरा, इसमें न्यू पेंशन स्कीम में एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन 10% होना था और स्टेट कंट्रीब्यूशन 10% होना था। इन्होंने जब नोटिफिकेशन नहीं जारी किया तो उसका अकाउंट भी नहीं खुला, और अकाउंट भी नहीं खुलने के बाद एक भी कर्मचारी का 2004 से लेकर 2017 तक इन्होंने कंट्रीब्यूशन जमा नहीं किया था। अगर बीजेपी 17 में ना आकर के सपा ही रहती तो इसका मतलब यूपी के अंदर किसी भी कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन कभी नहीं जमा होता। और कोई कर्मचारी अगर रिटायर होना होता 20 साल के बाद, उसको तो पेंशन नहीं मिल पाता। उस कर्मचारी का अकाउंट हमने खुलवाए 2004 से लेकर 2017 तक। अब तक हम 21 तक का पूरा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉइज का जमा कर चुके हैं। कंट्रीब्यूशन की राशि को 10% से बढ़ा के 14% भी हमारी सरकार ने किया है। तो आप कह रहे हैं आप जो कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट है, आप पुरानी स्कीम पर नहीं जाने वाले हैं? हमने क्या कहा? जो कुछ भी होगा देश के अंदर भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। आपको हिंदुत्व का नारा क्यों बुलंद करना पड़ रहा है? हिंदुत्व भारत की जीवन पद्धति है। क्यों नहीं हिंदुत्व के नारे को अलग कर देंगे? हिंदुत्व के बगैर हम भारत की कल्पना कर ही नहीं सकते। वही कोई सांप्रदायिकता नहीं, और भारत की जीवन पद्धति है। मुझे ये बताइए योगी आदित्यनाथ जी, हिंदुत्व के नारे के साथ साथ सबका विकास आप कह रहे हैं चल रहा है। ये हिंदुत्व के कारण ही सबका साथ सबके विकास का कारण है। लेकिन सबका विश्वास है क्या आप पर? देखिए, हम लोग काम अपना करेंगे, किसी को करना हो ना करना हो ये उसका विषय है। हमारा काम है बिना भेदभाव के शासन की योजना उन तक पहुंचाना, न्याय हर एक व्यक्ति तक बिना भेदभाव के पहुंचे, सुरक्षा सब तक पहुंचे। ये सरकार का काम है। विश्वास होना न होना उनके अपने व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, अन्य कारण हो सकते हैं। हम अपना काम करेंगे, उनको अपना काम करना है। क्या वो कभी आपका वोट बैंक बनेंगे? हम वोट बैंक बनाने की आवश्यकता ही नहीं। कभी वो आपको वोट करेंगे? मुझे इसकी भी आवश्यकता नहीं है। हम सबका साथ सबके विकास 100 नहीं करना चाहेंगे? हम
हमने कहा ना, हम तो 100% के लिए काम करना चाहते हैं। नहीं, आप 100% का साथ पिछले नहीं चाहेंगे। पिछले 3 चुनाव इस बात की गवाही है कि 80 बनाम 20 हुआ है, तो 80 बनाम 20 चौथे चुनाव में भी होगा। देखिए, आप जहां से आते हैं गोरक्षधाम, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आपके मन में आपके गुरु के लिए बहुत बहुत प्रेम और सम्मान है। अवैधनाथ जी और उसके बाद उससे पहले दिग्विजय नाथ जी, उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर लड़ाई लड़ी, मंदिरों में दलितों के पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत काम किए। समावेशी जो यहाँ का कल्चर है, परंपरा है, उसको लेकर उन्होंने खूब लड़ाइयां लड़ी हैं। मैं उसी समावेशी कल्चर के बारे में आपसे आप गोरक्षपीठ की परंपरा को संभवतः पूरा जानती नहीं है, पूरी जानकारी रखनी चाहिए। गोरक्षपीठ समग्र हिंदू समाज की पीठ है। वहां जाति के आधार पर कोई भेद नहीं होता है। वहां दीक्षा अगर मुस्लिम भी लेना चाहेगा ना, हम उसको भी वही दीक्षा देते हैं जो हिंदू को देते हैं। ऐसा हुआ है क्या? हुआ है, आज भी है हमारे पास उस प्रकार के योगी। आपके वहां पर बहुत सारे मुसलमान हैं। आपको मालूम ही नहीं कि हमारा जो मुख्य पुजारी है वो दलित है। जब सच्चाई ना जानकारी हो ना, जो बाहर चौराहे पर खड़े होने वाले चाटुकार हैं, जब हम लोग उनके बहकावे में आके उनकी बोली बोलते हैं, तब सच से दूर हो जाते हैं। गोरक्षपीठ वही पीठ है जिसने राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत की थी 1949 में। तो हमारे यहां जातिवेद भी नहीं है, लेकिन प्रबल हिंदुत्व का पक्षधर गोरक्षपीठ हमेशा है और आगे भी रहेगा। राम मंदिर का आपने जिक्र किया, आपके गुरु ने बहुत उसके लिए, वो उनका सपना था। मेरे दादा गुरु ने भी किया। हाँ, उनका सपना था और आज की तारीख में वो सपना साकार हो रहा है। तो योगी आदित्यनाथ जी, सोचिए, काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर चुनाव जीत कर आते, तो आपने क्यों अयोध्या से, राम की नगरी से, देखिए, अगर मैं चुनाव अयोध्या से चुनाव लड़ता तो लोग मुझे क्या कहते? देखिए, गोरखपुर से भाग गए। आपका पहला प्रश्न यहां से शुरू होता। पक्का होता ना? पक्का। इसलिए मैं परंपरागत सीट से अपनी लड़ा। लेकिन विपक्षी और विरोधी आपके ये कह रहे हैं कि आप तो चाहते थे लड़ना, आपको लड़ने नहीं दिया गया। नहीं, मैंने क्या कहा ना, मैं अगर अयोध्या से लड़ता तो आप मुझसे पहला प्रश्न करते, देखिए आप गोरखपुर से क्यों भागे? मैंने इसलिए कहा कि नहीं, गोरखपुर से ही लड़ूंगा। आपकी इच्छा थी? नहीं, मेरी इच्छा नहीं थी। मेरी इच्छा तो गोरखपुर से ही लड़ने की थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अयोध्या से लड़ना चाहते थे? हमने पार्टी के ऊपर छोड़ दिया था। मैंने कहा देखो, मेरी इच्छा गोरखपुर से है, बाकी पार्टी जहां से चाहे वहां से मुझे लड़ा सकती है। अगर आप दोबारा मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है। हमारा बुलडोजर भी चलेगा, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम भी आगे बढ़ेंगे। अखिलेश यादव को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ शपथ ग्रहण करने के लिए बैठे हुए हैं, पूरी तैयारी के साथ? इसीलिए उन्होंने इंग्लैंड का 11 मार्च का टिकट बुक कराया है संभवतः, जो मैंने सोशल मीडिया में देखा है। तो इसलिए यही उनकी तैयारी है। इंग्लैंड में जाके शपथ लेना चाहते होंगे। ये जानकारी आपको कहां से मिली? मैंने कहा ये सब हमारे पास सब जानकारियां होती है। तो आपको एक जानकारी ये भी होगी कि आप ही के पार्टी से ताल्लुक रखने वाले निषाद जो है, प्रभु राम के बारे में उन्होंने टिप्पणी की है। उन्होंने अपनी टिप्पणी को वापस भी ले ली थी, अपनी सफाई दे दी थी। इसीलिए आप कहते हैं कि उनको माफ कर दिया जाना चाहिए? राम और निषाद राज की दोस्ती तो त्रेता युग से चली आ रही है। आप लोग उस युग तक पहुंच नहीं पाएंगे। हम लोग तब से इस परंपरा को जान रहे हैं। योगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और खुले मन से तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो ये थे सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सत्ता में जो है बीजेपी की वापसी होने वाली है। 10 मार्च का इंतजार हम भी कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ तो कर ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।